Hello everyone, myself Rajneesh Kumar. I welcome you once again to the YouTube channel. आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसका आगे का पोर्शन करने जा रहे हैं। बच्चों इस चैप्टर में जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें क्या है कि दो अलग-अलग चैप्टर्स हैं, एक है इलेक्ट्रिसिटी और एक है मैग्नेटिज्म। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके आपका ये जो चैप्टर है आरबीएससी में इलेक्ट्रिसिटी नाम से दिया गया है। ठीक है, तो अभी तक हमने उसका जो फर्स्ट पोर्शन है इलेक्ट्रिसिटी वो लगभग पूरा कर लिया है। ठीक है, तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ क्या होता है, उसका सर्किट डायग्राम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या होता है, देन उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, व्हाट डू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये सारी चीजें हमने जो है और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो था आपका कौन सा इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन, करंट वाला पोर्शन। अब जो नेक्स्ट पोर्शन आने जा रहा है वो है मैग्नेटिज्म वाला। ठीक है, तो उस पोर्शन को समझने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगी जिसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 16 उससे। ठीक है, और कई जगह मैंने फोटोग्राफ्स अटैच किए हैं जिससे कि आप क्या इजीली समझ पाओ क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये थोड़ा इमेजिनेशन वाला है चीजें। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करने की जरूरत होगी। क्लियर है, चलिए ओके। मैग्नेटिक कंपास सबको पता होगा क्या होता है, दिशा सूचक यंत्र, जो कि हमको क्या नॉर्थ की तरफ क्या है पॉइंट करके दिखाता है। क्लियर है ना, चलिए तो हमारे जो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं। ठीक है कि नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो क्या है ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, देखते हैं ध्यान से। आप ये देख रहे होंगे कि ये इधर एक क्या है मैग्नेट है, जिसमें रेड वाला जो पोर्शन है वो नॉर्थ पोल है और जो ग्रेइश पोर्शन है क्या है साउथ पोल दिया हुआ है। ठीक है कि नहीं, क्या अब क्या अगर हम किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से स्टार्ट करके एक हम क्या कर दें कंपास रख दें, मैग्नेटिक कंपास रख दें, तो कंपास एक्चुअल में होता क्या चीज समझ लेते हैं। इस राइट साइड के फिगर में देखेंगे एक छोटा सा गोल गोल कंपास दिखाया गया। ठीक है, और कंपास के अंदर सेंटर पे एक डिब्बी के अंदर एक सेंटर पे एक निडल अटैच होती है जो कि फ्रीली रोटेट कर सकती है। ठीक है कि नहीं, क्या डिब्बी के अंदर इस निडल में जो एरो वाला पोर्शन है वो नॉर्थ होता है और जो टेल वाला पोर्शन है वो क्या होता है साउथ होता है। ये निडल खुद में एक छोटा सा मैग्नेट है। ये क्या है, एक छोटा सा मैग्नेट है। ठीक है कि नहीं, क्या और ये मैग्नेट अपने आप को इस प्रकार से लाइन करता है कि ये हमेशा धरती के नॉर्थ की तरफ शो करता है। तो इसका मतलब एक्चुअल में ये जो एन है, एन ये धरती के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। ठीक है, और हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारी अर्थ है, धरती है, उसके डीप में कोर में एक बहुत बड़ा फिक्शियस एक इमेजिनरी मैग्नेट छिपा हुआ है। कोर उसका मैग्नेटिक ही मेटल्स का बना होता है, निकेल आयरन और कोबाल्ट का बना होता है। तो धरती का जो अंदर का जो मैग्नेट है इंटीरियर में बहुत गहराई में, उसका ओरिएंटेशन बिल्कुल ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ के उल्टा है। हमारा जो धरती का ज्योग्राफिक नॉर्थ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उस तरफ मैग्नेट का साउथ पोल होता है, और जिसको हम ज्योग्राफिक साउथ कहते हैं वहां पे धरती के का मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। तो उल्टा है सिस्टम। तो हमको पता है कि मैग्नेट में जो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं एक कंपास के निडल को कभी भी अपने हाथ में होल्ड करूंगा तो इस कंपास निडल का नॉर्थ पोल ही हो गया, ये नॉर्थ पोल है एरो वाला, तो ये हमेशा धरती के नॉर्थ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करेगा, क्योंकि धरती के नॉर्थ डायरेक्शन के की ओर इंटीरियर में धरती का मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। तो ये नॉर्थ इस मैग्नेट का और धरती के मैग्नेट का जो साउथ है वो एक दूसरे की तरफ होंगे। समझ में आ गया, इस प्रकार से अलाइनमेंट होता है। तो ये एक तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आपको ये जो हमारा कंपास का जो निडल है व्हाई इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ। ठीक है कि नहीं, क्या और ये जो इसका साउथ है ये टेल एंड, ये क्या करता है हमेशा धरती के जो है ज्योग्राफिक साउथ की तरफ पॉइंट क्यों करता है, क्योंकि धरती के ज्योग्राफिक साउथ की तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। तो उल्टा अलाइनमेंट होता है। समझ में आ गया कि नहीं, क्या अब मान लीजिए ये तो छोड़ दो, अगर ये जो बार मैग्नेट है इसको भी मैं अगर सेंटर पे एक धागे से बांध के कहीं पे ऊंचाई पे कील से लटका दूं और फ्रीली छोड़ दूं तो थोड़ी देर तक तो हिलता डुलता हिलता डुलता, उसके बाद ये अपने आप को इस पोजीशन में ले आएगा कि इसका जो ये नॉर्थ पोल है वो तो धरती के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, साउथ धरती के ज्योग्राफिक साउथ की तरफ हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल इसी की तरह अलाइनमेंट हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक कंपास निडल करती है वही बार मैग्नेट भी कर सकता है। अब समझेंगे ध्यान से क्या होता है। हमने क्या है ये नॉर्थ पोल ले लिया मैग्नेट, इसके बिल्कुल टच करके कोने पे क्या कंपास की निडल रख दी, ऐसे कंपास रख दिया। ठीक है, और उसका जो आगे टिप है, हेड है, उस पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, फिर हमने दोबारा से कंपास को उठाया और उठा करके हमने फिर इस प्रकार से आगे रखा कि उसका टेल उसके पहले वाले पॉइंट पर टच हो जाए, तो उसका हेड फिर घूम जाएगा। फिर उसका जो टिप है उसमें मैंने फिर पॉइंट लगा दिया, फिर उठाया हम उसको कंपास को और वापस आगे इस प्रकार से
प्लेस करें कि उसका जो टेल है पिछले पॉइंट पे टच हो जाए, तो हेड फिर घूम जाएगा, जहां हेड घूम जाए वहां पॉइंट लगाते जाओ। इस प्रकार से हम क्या ट्रेस करते जाएंगे तो हमको पॉइंट्स का एक कलेक्शन मिलेगा। उन सभी पॉइंट्स को यदि हम जोड़ दें, वी विल गेट अ कर्व्ड पाथ। हमको क्या मिलेगा? कर्व्ड पाथ, जो कि नॉर्थ से स्टार्ट होगा, मैग्नेट का जो नॉर्थ है वहां से स्टार्ट होगा और गोल गोल घूम करके साउथ पोल पे आके एंड हो जाएगा। तो देखो ये दिखाया गया है, ये नॉर्थ पोल जो है ये हमको ड्राइव करके एक कर्व पाथ के लॉन्ग ऐसे मुड़ते 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 वापस कहां लाके छोड़ देगा? साउथ पोल पे। अगर हम कंटिन्यू करें मैग्नेट के ऊपर रखना, तो ये यहाँ आके वापस हमको आगे ले जाएगा और वापस से कहां लाके छोड़ देगा? हमको नॉर्थ पोल पे। तो मतलब ये एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ है। समझ में आ गया? कर्व्ड पाथ है, कंटिन्यूअस है, जहां से शुरू हुआ वहीं पे आके खत्म हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? क्या तो इस कर्व्ड पाथ को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? तो एक्चुअल में लाइन नहीं है, मिसनोमर है, नाम सही नहीं है इसका। लाइन बोला तो है तो ये गोला ही में कर्व है, एक्चुअल में कर्व्ड पाथ है, बट इसको क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये है, अगर मैं कोई चुंबकीय पदार्थ या मैग्नेटिक सब्सटेंस इस जगह पे रख दूंगा, इन्हीं लाइंस पे, तो वो अट्रैक्शन महसूस करेगा और वो अट्रैक्शन इन्हीं लाइंस के अलोंग खिंचाव महसूस करेगा। ये ऐसे सीधा आके नहीं चिपकेगा। यहाँ पे अगर मैंने कोई कील या मैग्नेटिक मेटल रख दिया तो ऐसे गोलाई में आके चिपकेगा। इस तरफ नजदीक है तो इधर आके चिपक जाएगा, समझ आके गोलाई में आएगा। तो इन्हीं लाइंस के अलोंग फोर्स लगती है, इसलिए इनको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है। तो अब देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी। अच्छा, दिखाई नहीं देती है मैग्नेट की जगह, तो मैग्नेट ऐसे रखा तो दिखते नहीं है, तो इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स। समझ में आ गया? इमेजिनरी लाइंस होती हैं, कर्व्ड पाथ होते हैं, जो मैग्नेट के बाहर भी होते हैं और मैग्नेट के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर मैग्नेट के बाहर देखें हम, तो इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल से गाइड करके साउथ की तरफ आती है। तो आउटसाइड द मैग्नेट दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, जबकि मैग्नेट मटेरियल के अंदर ये साउथ से किस ओर होती है? नॉर्थ पोल की तरफ होती है। तो मतलब क्लोज्ड कर्व्स है ये। समझ में आ गया? चलो तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। These are the imaginary lines, काल्पनिक ये रेखाएं हैं, which are used to represent the magnetic field, जो कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं। किसका? ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, अब होती क्या है? दे आर क्लोज्ड सर्कुलर पाथ्स। सर्कुलर पाथ्स है, ऑलमोस्ट क्लोज्ड है, जहां से शुरू वहीं पे बंद, which along which the unit north pole of a magnetic compass needle moves। तो ये वो पाथ है जिनके अलोंग हमारा जो मैग्नेटिक कंपास है उसका जो नॉर्थ पोल की टिप है वो मूव करती है, ऐसे 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 हमको गाइड करके गोल गोल पाथ के अलोंग हमको ले आती है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो नॉर्थ पोल मैग्नेटिक कंपास नीडल का जिस दिशा में जहां जहां से मूव करेगा, वो जो कर्व्ड पाथ है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, बट एक्चुअल में लाइन ना होके क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है। तो अगर हम इस प्रकार से बनाना स्टार्ट करें तो हमको बंच ऑफ कर्व्स मिलेंगे जो सारे के सारे नॉर्थ पोल से तो निकलेंगे बाहर की ओर और आके कहां कलेक्ट हो जाएंगे? साउथ पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो देखो, एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर निकलना, साउथ एस, एस फॉर सिमटना। तो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पे सिमटेंगी आके। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए तो एक और मैं नीचे डायग्राम दिखा देता हूं, जिससे कि हमको क्या पता लगेगा कि पूरा फील्ड बनने के बाद में ये चीज कैसी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो देखो नॉर्थ से सारी की सारी जो रेज हैं वो बाहर निकल रही हैं और फिर घूम करके ये साउथ पोल की तरफ आ रही है। अभी हम देखेंगे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहले मैं इन जनरल आपको सारी प्रॉपर्टीज बता दूं फटाफट, उसके बाद नीचे लिस्ट है वो देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया मैंने? 3 लेटर्स याद रखेंगे, सी सी सी, ट्रिपल सी। क्या मतलब है ट्रिपल सी का? दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स, कहीं बीच में टूटे हुए नहीं है। जिस जगह से चालू हुआ घूम करके आएगा, फिर साउथ पोल पे कलेक्ट होगा और वापस अंदर मैग्नेटिक मेटल के अंदर जाके के वहीं एंड होगा। तो क्लोज्ड है, कंटिन्यूअस है, कर्व्स है। समझ में आ गया? फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट, इनकी डायरेक्शन संबंधी है। तो मैग्नेट के बाहर दिशा क्या है और मैग्नेटिक मेटल के अंदर दिशा क्या है? तो मैग्नेट के बाहर उनकी दिशा है नॉर्थ से साउथ और मैग्नेटिक मेटल के अंदर क्या दिशा है? साउथ से नॉर्थ। समझ में आ गया? ये ऐसे है कर्व। तो बाहर तो नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। ये उनका क्या? दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? बहुत जरूरी पॉइंट है कि अगर मैं इन कर्व्स पे, भाई हमने 9th क्लास में पढ़ा है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, पढ़ा होगा ना? ऐसी क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, दिशा नहीं होती, स्केलर क्वांटिटीज, और जिनकी डायरेक्शन भी होती है वैल्यू के साथ में, मैग्नीट्यूड के साथ में, वेक्टर क्वांटिटीज। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब देखेंगे कैसे निकालेंगे डायरेक्शन। अगर मैं चाहूं कि इस पॉइंट पे जहां कर्सर है इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है हमको, कैसे निकालें? इधर निकालनी, कैसे निकालें? तो मान लो अगर इस जगह पे मुझे डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये जो कर्व पाथ है इस पे मैं टेंजेंट खींच दूंगा। टेंजेंट क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होता है। टेंजेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, तो सपोज मैंने यहां ले आया, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लेकर के एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऐसे खींच दूंगा
जो कि क्या होगा, इस कर्व को जस्ट एक बिंदु पर छूते हुए चली जाए। ठीक है, अब अगर मुझे सपोज इधर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा ऐसे बिल्कुल टच करते हुए, वो इस बिंदु पर टेंजेंट कहलाएगा। तो किसी भी कर्व पे हम क्या एक टेंजेंट खींच सकते हैं। टेंजेंट होता है हिंदी में स्पर्श रेखा, मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे 10th में। ठीक है, तो व्हाट इज अ टेंजेंट? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन टचिंग अ गिवन सर्कल और अ कर्व्ड पाथ एट ए सिंगल पॉइंट। एक बिंदु पे स्पर्श करके स्ट्रेट लाइन जो जाती है टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी बिंदु पे कर्व्ड पाथ पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकालनी है, तो उस जगह पे मैं क्या बना दूंगा, एक टेंजेंट बना दूंगा। ठीक है, अब ये इस ओर जा रहा है, तो टेंजेंट अगर मैंने इधर बनाया ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो उसकी डायरेक्शन क्या उसी तरफ हो जाएगी। मैंने टेंजेंट इधर बनाया तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो डायरेक्शन इधर ही हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि द टेंजेंट ड्रॉन to the magnetic line of force at any point gives the direction of magnetic field at that point। किसी भी बिंदु पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर स्थित किसी भी बिंदु पर अगर हम टेंजेंट बना दें, तो वो जो स्ट्रेट लाइन है टेंजेंट, उसके अलोंग ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो हर जगह अलग अलग होगी कर्व पाथ पे, कहीं यहाँ टेंजेंट अलग दिशा में आएगा, यहाँ अलग दिशा में आएगा, यहाँ अलग दिशा में, यहाँ अलग दिशा में, तो लगातार हर जगह उसकी डायरेक्शन बदलती हुई होगी। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा पॉइंट क्या है कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये आपस में कभी एक दूसरे को काटती नहीं, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इनके बीच में गैप बहुत कम रहेगा, लेकिन रहेगा पक्का, वो टच भी नहीं होते आपस में। समझ में आ गया कि नहीं क्या? अब क्यों टच नहीं होती उसका कारण भी थोड़ी देर में बता दूंगा मैं, क्योंकि टच हो गई तो क्या मतलब होगा उसका। समझ में आ गया? तो टच नहीं होती है, ध्यान रख लेंगे, अभी इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, रीजनिंग वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा पॉइंट क्या है कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, जब भी सतह से बाहर निकलेंगी, वो सतह पे हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रॉम विच दे कम आउट और ऑन विच दे कलेक्ट। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी मजबूती स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करती है? क्राउडिंग पे और स्पेसिंग पे। अब ये क्षेत्र देखेंगे, मैं जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, ये गोला, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स खुली खुली है, दूर दूर है, और ये इस जगह देखो पोल के पास में, नॉर्थ पोल के पास में, साउथ पोल के, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, पास पास हो गई ना। तो अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा ज्यादा नजदीक नजदीक है, क्लोज इन है, तो इसका मतलब होता है कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी। और अगर कहीं पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या बहुत ही लूज है, दूर दूर है, दैट रिप्रेजेंट्स ए वीक फील्ड। समझ में आ गया? उसके बाद एक और चीज भी है कि अगर मैं ये जो रीजन है, ये वाला, ये मैग्नेट का क्या कहलाता है? इक्वेटर कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। ठीक, अब इस इक्वेटर वाले रीजन में अगर मैं छोटा सा रेक्टेंगुलर इलाका ले लूँ, ये देखो, ये इतना सा छोटा सा इलाका, ठीक है, इस इलाके में देखेंगे हम ऑलमोस्ट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल एक दूसरे के। तो अगर पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स होती है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह स्ट्रेंथ एक समान होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस इलाके में देखो, पोल के पास में क्या हो रहा है बताओ? यहाँ पे क्या कॉन्वर्जिंग है, मतलब समझ में आ गया? ये डाइवर्जिंग है। तो देखो इधर तो भीड़ ज्यादा है, फिर दूर जाते जाते कम होती जा रही है, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो गया। तो इधर मजबूती ज्यादा होगी, ऊपर जाएंगे थोड़ी कम हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे और कम हो जाएगी, क्योंकि दूर हो रही है लाइन ऑफ फोर्स। समझ में आ गया? तो जितनी ज्यादा क्राउडिंग है उतना ही स्ट्रॉन्गर फील्ड, और जितना ज्यादा स्पेसिंग है उतना ही वीक फील्ड। ठीक है, पैरेललाइंस यूनिफॉर्म फील्ड, और ये है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ये कुछ हमारी चीजें हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बारी बारी इनका जो क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहली प्रॉपर्टीज मैंने क्या बताया? दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। समझ में आ गया? ये कैसे होते हैं? क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं। ठीक है कि नहीं क्या? उसके बाद आउटसाइड द मैग्नेट दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। मैग्नेट के बाहर इनकी दिशा समझ में आ गया? देखो नॉर्थ से साउथ है, और मैग्नेट के अंदर क्या होगी? साउथ से नॉर्थ पोल। वेयर एज इनसाइड द मैग्नेट दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। समझ में आ गया? ये दोनों डायरेक्शन याद रखेंगे। ठीक है, they contract longitudinally and exert a lateral pressure on each other। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट होता है सिकुड़ना, लेंथ कम होना, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज। ठीक है, आपने एक रबर बैंड देखा होगा, अगर उस रबर बैंड को हम खींच के स्ट्रेच कर दे, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है बिना खींचे, और उसको खींच कर मान लो 20 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो अब उस रबर बैंड का गुण क्या होगा? छोटा होने का। छोड़ते क्या होगा? वो स्मॉल होना चाहेगा लेंथ में। तो यही गुण इसका होता है, रबर बैंड वाला इलास्टिक गुण है। ठीक है, ये सिकुड़ने की कोशिश करती है, अपनी लेंथ को कम करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया? एंड एक्सर्ट ए लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, और एक दूसरे को क्या धक्का मुक्की करते हैं। अब ये बीच वाली लाइन है, ये ऊपर लाइन को अंदर धक्का मारेगी, इधर वाली लाइन को इधर धक्का मारेगी। ये आपस में टच होने से बचना चाहती है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? ये भीड़ भाड़ से बचना चाहती है, तो ये आपस में साइड वाइज धक्का मुक्की करती हैं, और क्या बताया मैंने? अपनी लेंथ को क्या करने की कोशिश करती है? छोटा करने की कोशिश करती है, रबर बैंड की तरह। ठीक है, सो दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज है, लॉन्गिट्यूडिनली,
एंड एक्सर्ट ए लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, और लैटरल प्रेशर लगाने के कारण एक दूसरे को टच नहीं होती, चिपकते नहीं, ठीक है। उसका दी मैंने बताया था फोर्थ पॉइंट, द टेंजेंट ड्रॉन टू दीज, इन कर्व्स पे अगर हम टेंजेंट बना दें ना एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कर्व मैंने बताया था, ये कर्व्स हैं सारे सारे, मेरे को किसी भी बिंदु पे अगर मैं एक टेंजेंट बना दूं तो उस टेंजेंट की जो दिशा होगी वही क्या होगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी उस बिंदु पर, जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी, ठीक है ना। उसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन आता है, क्या क्या रीजनिंग क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, क्या है फिफ्थ पॉइंट, नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब कोई भी दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी नहीं होंगी दैट कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कोई भी दो लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, समझ में आ गया। इट इज बिकॉज इफ दे डू सो, तो क्या कारण इसका, क्योंकि यदि वो क्रॉस करती हैं, यदि वो क्रॉस करती है, इफ दे डू सो मतलब यदि क्रॉस करती हैं, इट वुड मीन दैट, तो इसके मायने क्या होंगे, देयर विल बी टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस बिंदु को पे क्रॉस कर रहे काट रही है ना, उस जगह पे दो अलग अलग कर्व्स के दो अलग अलग डिफरेंट टेंजेंट्स हो जाएंगे, और दो टेंजेंट का मतलब हो गया टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम पॉइंट, एक ही जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की दो अलग अलग दिशाएं, जो कि संभव नहीं है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन एक जगह पे एक ही हो सकती है, ये बिल्कुल वैसा ही चीज है जैसे आपके हाथ में मैं एक बॉल दे दूं और बोलूं कि उसको एक साथ दो दिशाओं में फेंको, नॉर्थ में फेंको और ईस्ट में फेंको, तो आप एक ही बॉल को एक ही समय में दो दिशाओं में कैसे फेंक सकते हो, आपको धनुष बाण दे दिया और बोला कि नॉर्थ और ईस्ट में एक साथ तीर चलो, तो नहीं होगा ना मामला भैया, तो वो नॉर्थ में जाएगा या तो वो ईस्ट में जाएगा, समझ में आ गया। तो एक ही जगह पे एक ही चीज की दो भिन्न भिन्न दिशाएं नहीं हो सकती हैं। तो नीचे वाले डायग्राम में देखो स्पष्ट हो जाएगा मैं जो कहना चाह रहा हूं ना, वो क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इसका रीजन ये है, तो देखिए सपोज ये हमारी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो ब्लू कलर में दिख रही है आपको, ठीक है कि नहीं, क्या एक कर्व ये रहा और एक कर्व ये रहा, और कर्व पे देखो एरो लगाया हुआ, देखो ये इस तरफ जा रहा है लाइन, ये इस तरफ जा रही है, ठीक है, और मान लो कट गए एक दूसरे को, तो इसके क्या मायने होंगे, क्योंकि ये कर्व इधर जा रहा है तो मान लो पॉइंट पी पे कट रही है, तो पी पे देखो जो पहला कर्व है ऊपर वाला, उस पे अगर मैं टेंजेंट बनाना चाहूं तो सीधा ऐसे बनाऊंगा, और ये जो डायरेक्शन है इसी की ओर एरो लगा देंगे, इस ओर जाती हुई, ठीक है कि नहीं का, तो पी से बी के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गई, और जो नीचे वाला कर्व है उसके अलॉन्ग अगर मैं टेंजेंट बनाऊं पॉइंट पी पे, तो पी बी ऐसे बनेगा, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट छूती हुई उसको, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पॉइंट पी पे ये भी हो गई। अब एक ही जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये भी है और ये भी है, तो अगर आप इमेजिन करो कि आपको यहाँ खड़ा करते बोल के एक बॉल को इधर भी फेंको और इधर भी फेंको एक साथ, नहीं होगा ना संभव, अगर इधर है दिशा तो इधर नहीं होनी चाहिए और इधर है तो उधर नहीं होनी चाहिए, तो ये गड़बड़ हो गया, ठीक है कि नहीं क्या। तो इसका मतलब ये हुआ ये संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इंटरसेक्ट करने के मायने समझ में आ गए। इंटरसेक्ट करने के मायने होते हैं कि वो दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इंडिकेट करेंगी एक ही जगह पे, जो कि संभव नहीं होता। फिर इसके अगला मैंने क्या बताया था, द रिलेटिव क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रॉन्गर फील्ड। अगर क्राउडिंग भीड़ भाड़ ज्यादा है किसी इलाके पे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा मजबूत हो जाएगा, समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। एंड इफ दे आर मोर स्कैटर्ड, खुली खुली है, लूज है, स्पेस है ज्यादा, इट विल रिप्रेजेंट ए वीकर फील्ड। और लास्ट एक और क्या बताया, पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट्स ए यूनिफॉर्म फील्ड। अगर लाइंस ऑफ फोर्स किसी इलाके में पैरेलल है एक दूसरे के, यूनिफॉर्म फील्ड है, और अगर दूर जाती हुई है नजदीक आती हुई है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा, ठीक है। और एक और चीज मैंने बताई थी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है वो सतह के हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है, चाहो तो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अगला सिंपल रीजनिंग वाला छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अभी कि एक मैग्नेटिक कंपास जो होता है उसकी जो सुई होती है एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट होता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं एक बड़ा मैग्नेट है और एक छोटा मैग्नेट है, ठीक है, और उनको आपस में ला करके पास पास छोड़ दूं, तो बड़े वाला मैग्नेट जो होता है वो छोटे वाले को हिला देगा, या तो खींच लेगा और सेम पोल से एक दूसरे की तरफ तो धक्का मार देगा, रिपेल कर देगा। मतलब समझ में आ गया, उल्टा नहीं हो सकता, छोटा वाला बड़े को नहीं हिलाएगा, बड़ा वाला मजबूत वाला जो है छोटे वाले को हिलाएगा। उसका कारण ये है कि मान लीजिए ये मैंने बड़ा मैग्नेट रख दिया और एक जगह क्या छोटा मैग्नेट रख दिया, ठीक है कि नहीं का, तो बड़े वाले के कारण जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी ना, और छोटे वाले के कारण भी लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगी। और मैंने बताया कि लाइंस ऑफ फोर्स आपस में क्रॉस तो करते ही नहीं है, तो ये जब रिपेल करेंगी तो बड़े वाले का फील्ड ज्यादा मजबूत होगा क्योंकि बड़ा मैग्नेट है, तो छोटे वाले पे फोर्स लगा करके उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट कर लेगा, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज ए कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन इट इज ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। किसी भी बार मैग्नेट का फील्ड मजबूत होगा और कंपास निडल बहुत ही वीक फील्ड की होती है, छोटा होता है वो निडल, ठीक है ना। तो कंपास निडल को यदि हम किसी बार मैग्नेट के पास लाते हैं तो क्यों टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, डिफ्लेक्ट क्यों हो जाती है, तो क्या लिखेंगे आंसर, द निडल ऑफ
मैग्नेटिक कंपास इज इटसेल्फ ए स्मॉल मैग्नेट। जो कंपास की निडल है वो स्वयं एक छोटा मैग्नेट ही होती है, हैविंग इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, उसका खुद का भी एक चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है कि नहीं क्या। व्हेन इट इज ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट ऑफ बिगर एंड स्ट्रॉन्गर फील्ड, जब उस हम कंपास की निडल को, जो कि एक छोटा सा मैग्नेट ही है, उसको एक बड़े बार मैग्नेट के पास लाते हैं जिसका एक स्ट्रॉन्ग मजबूत फील्ड होगा, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, समझ आ गया, दखलंदाजी करते हैं। तो द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ बोथ इंटरैक्ट विद ईच अदर ड्यू टू विच, और इसके कारण क्या होगा, द लार्जर मैग्नेटिक मैग्नेट, जो बड़ा मैग्नेट होगा ना, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द स्मॉलर मैग्नेट, जो बड़ा मैग्नेट है वो छोटे वाले मैग्नेट पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, एंड दिस फोर्स मूव्स द निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, और ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक कंपास की निडल को क्या कर देगा, मूव कर देगा, ठीक है कि नहीं, ये लार्जर होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया क्या हुआ, किस प्रकार से एक बड़े मैग्नेट वाला जो बड़ा फील्ड वाला जो मैग्नेट है, स्ट्रॉन्गर फील्ड वाला जो मैग्नेट है, वो वीकर फील्ड वाले मैग्नेट को डिस्प्लेस कर देता है। तो यही कारण है कि जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है उसके नजदीक, उसको यदि हम किसी बार मैग्नेट के नजदीक लाएंगे तो फोर्स मैग्नेटिक कंपास नीडल पे लगने की वो इधर उधर हिल जाएगी, फोर्स लगती है मैग्नेटिक कंपास की नीडल के ऊपर, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये मैंने रीजन अभी बता ही दिया था क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती हैं दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्यों नहीं करती, नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, इट इज बिकॉज इफ दे डू सो, यदि वो इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, अभी बताया था, इट वुड मीन दैट देयर विल बी टू डिफरेंट टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो अलग अलग टेंजेंट बनेंगे, और दो अलग टेंजेंट का मतलब टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल, तो दो अलग अलग दिशाएं हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, और एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही जगह पे दो भिन्न भिन्न दिशाएं संभव नहीं है, सपोर्टिंग डायग्राम पर जो बताया तो बना देंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नेटिज्म में दो अलग अलग इंपॉर्टेंट इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आपको जो बोल्ड में दिखाई दे रहा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये क्या चीज है, किसने डिस्कवर किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, वो देखेंगे, और इसका उल्टा इफेक्ट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपके लिए मैं ब्रीफ में आइडिया दे दूं, एनर्जी जो होती है भाई, मैग्नेटिक भी एनर्जी होती है, करंट भी एनर्जी का ही रूप है, ठीक है कि नहीं क्या, और एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या कहता है, एनर्जी को नष्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया था ओरस्टेड ने, स्पेलिंग क्या करेंगे, ओरस्टेड, ओरस्टेड नहीं बोलेंगे, ओरस्टेड ने, ठीक है कि नहीं क्या, इसने क्या खोज की कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, कोई भी करंट कैरिंग वायर, भाई एक तार है, तार से हमने करंट गुजार दिया, तो उस बहते हुए करंट के कारण उसके चारों ओर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, साबित किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट के साथ। कर तो कुछ और रहे थे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में क्या, उनसे गलती से उनसे डिस्कवरी हो गई, इस प्रकार की डिस्कवरी सेरेंडिपिटी कहलाती, गलती से ही हो गई, कर तो कुछ और ही रहे थे लेकिन ये चांस डिस्कवरी थी। तो क्या खोज निकाला उन्होंने कि करंट कैरिंग वायर जो होता है उसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो ये फिनोमिनन जहां पे करंट कैरिंग वायर अपने चारों ओर मैग्नेटिज्म उत्पन्न कर लेता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल सकते हैं, समझ में आ गया। तो इसका मतलब हो गया करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, तो करंट एनर्जी मैग्नेटिज्म उत्पन्न करती है, ठीक है ना। ये तो खोजा ओरस्टेड ने, और माइकल फैराडे ने उल्टा इफेक्ट खोजा कि अगर करंट से मैग्नेटिज्म बनता है तो क्या मैग्नेट को यूज करके मैग्नेटिज्म से हम करंट बना सकते हैं क्या, ठीक है। और इसी चीज पे उन्होंने काफी रिसर्च किया, खोज की, और बाद में अंततः उनको सफलता मिली और उन्होंने एक डिवाइस बना डाली, इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनामो, आज हम उनको यूज भी करते हैं घरों में। डायनामो क्या करता है, मैग्नेट की मदद से हम करंट बना लेते हैं, वहां पे समझ आ गया, करंट एनर्जी बना लेते हैं, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसको तो बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या है, ब्रीफ में आपको समझाता हूँ एक्सपेरिमेंट क्या है और फिर देखेंगे क्या। तो बेसिकली क्या होता है ये कि करंट कैरिंग वायर अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है, थोड़ा सा एक बार रीडिंग मार लेते हैं। When the magnetic needle of a compass is placed below a current carrying wire, ओके चलिए पहले मैं सर्किट समझा दूं, ये एक छोटा सा सर्किट है, सर्किट में हमको लगा हुआ एक बैटरी जो कि करंट फ्लो कराएगी तार में से, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट आएगा, तो ये हमने क्या करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है, ये की है स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है।
और इस तार जो है ना, तार उसके नीचे हमने क्या रख दिया, एक मैग्नेटिक कंपास की निडल रखी हुई है। समझ में आ गया? तो इसका ये नॉर्थ है और ये डिबिया नहीं बनाई मैंने, बस निडल शो करी, ये नॉर्थ है, ये साउथ। तो जब हम कुछ करंट पास नहीं हो रहा है, करंट पास नहीं हो रहा है ना, तो ये जो नॉर्थ है ना, वो तो ज्योग्राफिक नॉर्थ, तो धरती का नॉर्थ पोल इधर ही है और साउथ क्या इधर ही है। तो नॉर्थ वाला जो है ये नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, साउथ वाला साउथ की तरफ कर रहा है। कंपास का एक गुण होता है, ठीक। तो अब जैसे क्या हुआ, तो लिखा है देखो, इस तरफ नॉर्थ दिशा, इस तरफ साउथ है, तो नॉर्थ साउथ की तरफ ही होती है मैग्नेटिक कंपास निडल। फिर जैसे ही स्विच ऑन किया, करंट स्टार्ट हो गया। करंट स्टार्ट होते ही पता नहीं क्या हुआ, निडल को क्या सूझा, वो मुड़ गई, ऐसे टेढ़ी हो गई। तो नॉर्थ पोल देखो इस तरफ खिसक गया और साउथ पोल उल्टा इस तरफ खिसक गया। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो डिफ्लेक्शन हुआ। अब मुझे बताओ, एक मैग्नेटिक कंपास की जो निडल होती है, एक डिबिया के अंदर बंद होती है, हवा से फूंक मार के डिबिया को हिला नहीं सकते। तो अगर ये डिबिया में ये निडल हिल रही है, इसका अर्थ ये है इसके आसपास एक दूसरा मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाला मैग्नेट है। मैग्नेट की सुई को हिला सकता है, फूंक मारने से नहीं हिलेगी वो। समझ में आ गया? तो क्या है, दिस मैग्नेटिक कंपास निडल कैन ओनली बी अफेक्टेड एंड डिस्प्लेस्ड ओनली व्हेन अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड नियर बाय। तो अब ओर्स्टेड ने देखा कि ऐसा कैसे हुआ, समझ में नहीं आया उसको। तो उसका निष्कर्ष उसने यही निकाला कि उसका निष्कर्ष क्या निकाला कि अगल बगल में पक्का कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका सोर्स ढूंढना चाहता था। फिर उसने क्या किया, जानने के लिए क्या, अब उसने देखा आसपास तो कुछ नहीं है, बस करंट कैरिंग वायर है। फिर उसने क्या, इस स्विच को बाहर निकाला, मतलब इसको ऑफ कर दिया, ये प्लगिंग स्विच है ना, इसको ऑफ कर दिया। ऑफ करते ही क्या हुआ, ये वापस नॉर्थ साउथ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है, जैसे करंट पास करता सुई हिल जाती, करंट ऑफ करते ही सुई वापस नॉर्थ साउथ में आती। इसका मतलब सुई के डिफ्लेक्शन का मेन कारण तो करंट ही तो है। तो उसने क्या पता लगाया कि करंट कैरिंग वायर जो होता है उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करता है इसके फील्ड के साथ में, उसको डिस्प्लेस कर देता है। और वो फील्ड मजबूत है इसके फील्ड से, इसके फील्ड से मजबूत वाला फील्ड कम फील्ड वाले निडल को डिस्प्लेस कर देता है। कंफर्म करने के लिए उसने एक काम किया, उसने बैटरी को उल्टा कर दिया, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। तो देखो इस फिगर में बैटरी उल्टी हो गई, उल्टी हो गई तो करंट की दिशा भी चेंज हो गई। अब जब करंट की दिशा भी चेंज हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी उल्टी हो गई। तो यहां देखो डिफ्लेक्शन भी उल्टा हो गया। पहले नॉर्थ पोल देखो इस तरफ खिसक रहा था, अब नॉर्थ पोल देखो उल्टा खिसक गया, साउथ ऊपर चला गया। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो उसने उसको पक्का पक्का कंफर्म हो गया कि जो रियल कल्प्रिट है ये करंट ही है, करंट कैरिंग वायर ही है, जो कि क्या है, इसको इधर उधर डिफ्लेक्ट कर रहा है। और इसी खोज को जाना जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से। और बाद में एक छोटा सा मैं रूल बता दूंगा कि कैसे पता लगेगा कि ये जो चीज है ना नॉर्थ पोल, ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, कैसे पता लगेगा। चलो उसको जानने के लिए एक छोटा सा मैं रूल बताता हूँ। रूल का नाम है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल, आप लोगों में से तैरना कई बच्चों को आता होगा। तैरने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको पानी में कूदना पड़ता है। पर पानी में कूद के जब हम तैरते हैं तो नॉर्मली हमारा स्टमक जो होता है वो डाउन साइड ग्राउंड की तरफ फेस होता है पानी में, और बैक जो होती है स्काई फेसिंग होता है, और हम तैरते हैं आगे की तरफ। तैरने के लिए हमको हाथ मारने पड़ते हैं, पैर भी मारने पड़ते हैं। क्लियर है ना? तो समझेंगे गौर से क्या है कि एम्पेयर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि मान लीजिए ये करंट इस तरफ आ रहा है, फर्स्ट वाले फिगर में देखिए करंट क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो मान लीजिए करंट के स्थान पर नदी है, करंट के स्थान पे क्या नदी है, नदी में एक तैराक तैर रहा है नदी के बहाव की दिशा में। नदी में पानी भी साउथ से नॉर्थ, जो एरो है नदी के बहाव की दिशा है, और बहाव की दिशा में क्या है, एक तैराक स्विमर तैर रहा है। तो अगर स्विमर हम इमेजिन करें करंट के फ्लो की दिशा में तैरता हुआ नदी के अंदर, तो उस तैराक का जो कौन सा लेफ्ट हैंड जिस ओर होगा, लेफ्ट हैंड की राइट हैंड, एक बार चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड, ठीक है कि नहीं? क्या तो मान लीजिए ये तैराक इधर तैर रहा है इस ओर, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड मतलब घड़ी वाला जिसमें वो घड़ी पहनता है, लेफ्ट हैंड पहनता है ना। तो मान लीजिए तैराक इधर तैर रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड, समझेंगे, तो उसका स्टमक तो नीचे की ओर है और बैक क्या है, ऊपर की ओर है। तो मुझे बताइए जब इस तरफ तैरेगा उसके दोनों हाथ, एक इस तरफ होगा हाथ और एक इस तरफ होगा हाथ, तो उसका लेफ्ट हैंड क्या है, उस तरफ है ना। तो ध्यान देंगे तैरने वाले तैराक जो डाउन फेस स्टमक फेस नीचे होकर के और पीठ ऊपर तैर रहा है, तो इस अवस्था में इस प्रकार से तैर रहा है कि करंट तो उसके फीट से एंटर करता है और हेड से बाहर निकलता है। मतलब समझेगा, क्योंकि इस तरफ तैर रहा है तो पैर पीछे होंगे, सर आगे होगा। तो करंट की दिशा में उसको तैरना हो तो जो मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो अब अगर तैराक इस ओर तैर रहा है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट हैंड उस तरफ होगा, तो नॉर्थ पोल जो होगा उस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, तो साउथ उल्टा हो गया। ठीक है, चलिए अब इस केस में देखते हैं, नदी उल्टी बह रही है तो तैराक को इस ओर स्विम करना है, इस ओर स्विम करना है, तो इधर सर होगा और पीछे की ओर पैर होंगे।
और इधर सर होगा, फेस नीचे है, तो इस बार उसका लेफ्ट हैंड इस तरफ है और राइट हैंड उस तरफ है। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि लेफ्ट हैंड इस तरफ है, नीचे की ओर है, तो नॉर्थ पोल इस तरफ खिसक जाएगा। तो देखो नॉर्थ पोल उसके लेफ्ट हैंड की तरफ खिसक गया। समझ में आ गया? तो इसी रूल को कहा जाता है एम्पियर का स्विमिंग रूल। ठीक है, तो अभी एक बार पूरा दोबारा से क्या पढ़ लेते हैं, लॉ पढ़ लेते हैं। ऑर्स्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और फिर हम देख लेंगे कि स्विमिंग रूल क्या है। ठीक है, चलिए तो क्या है देखते हैं। डिस्क्राइब ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट व्हेन द मैग्नेटिक निडल ऑफ ए कंपास इज प्लेस्ड बिलो ए करंट कैरिंग वायर। यदि किसी मैग्नेटिक कंपास निडल को किसी करंट कैरिंग वायर के नीचे रख दिया जाए, a sudden deflection was observed in the needle। समझ आ गया? जब किसी करंट कैरिंग, किसी मैग्नेटिक कंपास निडल को करंट कैरिंग वायर के नीचे रखते हैं, अचानक से उसमें एक डिफ्लेक्शन होता है, निडल हिल जाती है। तो when the current is switched off, करंट बंद कर दें तो डिफ्लेक्शन गायब, there was no deflection। thus it was concluded that, तो क्या निर्णय लिया गया, क्या निष्कर्ष निकाला, that the current carrying wire produced a magnetic field which deflected the needle। तो निडल को डिफ्लेक्ट किसने किया? करंट कैरिंग वायर ने किया। समझ में आ गया? This phenomenon by which a current carrying conductor produces a magnetic field around itself is called electromagnetism। समझ में आ गया? तो ये फिनोमिनन जिसके द्वारा कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। मतलब करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। क्लियर है? ओके, तो ये तो था एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि स्विमिंग रूल मैंने जो बताया था क्या क्या है। जो दिशा है किसकी डिफ्लेक्शन की, नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट होगा सुई का, ये करंट की दिशा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो क्या है एम्पियर स्विमिंग रूल। कंसीडर ए पर्सन स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लीजिए एक पर्सन करंट की दिशा में स्विम कर रहा है, सच दैट करंट एंटर्स हिज फीट। पैरों की तरफ से तो करंट एंटर हो रहा है और सर की तरफ से बाहर निकल रहा है, लीव्स हिज हेड। ठीक है, करंट एंटर्स हिज फीट एंड लीव्स हिज हेड। देन तो क्या होगा, द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल इज ऑलवेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। निडल का जो नॉर्थ पोल है उसके लेफ्ट हैंड की तरफ ही हमेशा डिफ्लेक्ट होगा। तो इधर तैरते वक्त लेफ्ट हैंड ऊपर है तो नॉर्थ पोल ऊपर, इस तरफ तैरते वक्त लेफ्ट हैंड नीचे की ओर है तो नॉर्थ पोल इधर डिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या करंट कैरी होगा तो ही डिफ्लेक्शन होगा, करंट बंद हो गया तो डिफ्लेक्शन गायब, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्या, ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? चलिए अगला हम देख लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। समझ में आ गया? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? ओके, फ्लक्स शब्द जो है वो किसी चीज का एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है देखते हैं। मान लीजिए एक मैग्नेट है, मान लीजिए एक मैग्नेट है, और मैंने भी बताया मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगी, नॉर्थ पोल से निकलती है खूब सारी, और कहाँ कलेक्ट होती है? साउथ की तरफ कलेक्ट होती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे बाहर निकल रही हैं और बीच में मैं कोई एक प्लेन सरफेस कोई भी ऑब्जेक्ट रख दूं, मान लीजिए फ्लैट मैंने एक सरफेस रख दी। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का गुण है ये पार चली जाती है सतह, आर पार चली जाती है भेद करके। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उसके सतह के पार निकल जाएंगी। तो किसी भी गिवन सरफेस के कितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की संख्या पार निकल रही है जो कि उससे परपेंडिकुलर टकरा रही है, वो क्या कहता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मान लीजिए ये हमारी फ्लैट सरफेस है, एक रेक्टेंगुलर। ठीक है कि नहीं? क्या और यहां से कितनी दिख रही है फिगर में? 1 2 3 4 5 6 लाइन्स ऑफ फोर्स दिख रही है। ठीक है कि नहीं? क्या तो 6 लाइन्स ऑफ फोर्स हैं जो उसके पार चली गई, लेकिन क्या है ये टकरानी परपेंडिकुलर चाहिए सतह से। लाइन ऑफ फोर्स जो होती है उस सतह के परपेंडिकुलर टकरानी चाहिए। तो उस अवस्था में ये जो 6 लाइन्स ऑफ फोर्स हैं क्योंकि परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है इसको, ये इस सरफेस से गुजरता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा, और इसकी यूनिट होती है वेबर। समझ में आ गया? यहाँ हम फ्लैट सरफेस ले सकते हैं, कोई तार का लूप भी ले सकते हैं, खाली इलाका भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये दिखाई नहीं देंगी, इमेजिनरी होती है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की टोटल संख्या पासिंग थ्रू ए गिवन कॉइल, इसकी कोई कॉइल है, तार का लूप है, घेरा है, उससे कुंडली उससे गुजरता हुआ परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसका जो सतह प्लेन है सरफेस उससे परपेंडिकुलर, क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। तो इसकी जगह मैं एक मान लो चूड़ी ले लूं, रिंग ले लूं, तो उस रिंग के अंदर से गुजरे उसके सतह जो प्लेन सरफेस है उसकी प्लेन जो उसका एज है एंड है उससे परपेंडिकुलर, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसको डिनोट हम करते हैं फाई बी। फाई ये हमारा ग्रीक अल्फाबेट है और नीचे बी,
मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लेटर बी यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट क्या है? WEBER, वेबर। तो समझ में आ गया? किसी फ्लैट सरफेस या किसी भी सतह के परपेंडिकुलर गुजरने वाला मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे फिगर में लिखा भी है, एरिया जो ए है, फ्लक्स सिर्फ उससे 90 डिग्री पे ही गुजरना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चुंबक के, किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें अगर हम कोई एक दूसरा मैग्नेट ले आए या मैग्नेटिक मटेरियल ले आए तो उस पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स महसूस होगी। समझ में आ गया? तो मान लीजिए एक चुंबक रखा है मैंने कहीं पे, यहाँ पे चुंबक रखा है, तो कहीं तक तो उसका असर जाता होगा, तो जहां जहां तक उसका असर जाता है वो क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब क्या है, अगर मैं उससे बहुत दूर, उसके प्रभाव क्षेत्र के दूर, मान लो मैंने एक लोहे की कील रख दी, तो अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उस कील को नजदीक लाके उसकी बाउंड्री है उसके अंदर रख दूं, फील्ड के अंदर रख दूं, तो तुरंत वो खींची चली आएगी। समझ में आ गया? और इसी प्रकार से अगर मैंने मैग्नेट रख दिया उसकी बाउंड्री के बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा छोटा मैग्नेट, और उसकी बाउंड्री के अंदर मैंने मैग्नेट रख दिया फील्ड के अंदर, तो डिपेंड करता है, अगर नॉर्थ की तरफ नॉर्थ है तो रिपेल हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ साउथ है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन पक्का महसूस होगी, लेकिन वो तभी महसूस होगी जब उसके इन्फ्लुएंस क्षेत्र के अंदर हो। तो ये इन्फ्लुएंस क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, इसी को मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? चुंबकीय क्षेत्र। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट इज डिफाइंड एज रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द मैग्नेट। मैग्नेट के चारों ओर वो क्षेत्र, वो जगह, इन विच, जिसमें कि इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय सम अदर मैग्नेट, किसी दूसरे मैग्नेट के द्वारा उसका जो मैग्नेटिक प्रभाव है वो महसूस किया जाता है। और ये प्रभाव मतलब फोर्स लगने वाली है, या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। दूसरा मैग्नेट छोटा होगा तो फोर्स लगेगी, ठीक है कि नहीं? क्या द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग इमेजिनरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और मैं बता चुका हूं कि हम कंपास की मदद से चारों ओर इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्स बना सकते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो पोल्स के पास तो घनी होगी, क्राउडेड होगी, और इक्वेटर के पास दूर दूर हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और जो हमारा मैग्नेट उसके बाहर बताया था, नॉर्थ से निकलेंगी बाहर और साउथ की तरफ आएंगी, मैग्नेट के अंदर उल्टा हो जाएगा। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो इफेक्ट है, मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का उल्टा प्रभाव, ये बाद में खोजा गया था, इसको खोजा था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है फिजिक्स का। तो देखते हैं क्या ये। तो डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हु डिस्कवर्ड इट? चलिए डिफाइन कर लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कुछ है, देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले समझते हैं इंडक्शन क्या बन रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन? ठीक है, चलिए आपको ये तो मतलब पता होगा प्रोड्यूस करना क्या होता है, उत्पन्न करना। प्रोड्यूस करना मतलब होता है ना उत्पन्न करना, ठीक है। तो इंडक्शन मतलब भी क्या होता है? प्रोड्यूस करना ही होता है। अब अगला क्वेश्चन, जब इंडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना होता है तो फिर प्रोड्यूस ही लिख देते हैं, इतना भारी भरकम वर्ड क्यों लिखा है इंडक्शन? आगे समझे? तो ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोडक्शन से, ठीक समझेंगे। प्रोड्यूस करना का मतलब होता है उत्पन्न करना, किसी चीज के संपर्क में आकर के, छू करके उत्पन्न करना। और इंडक्शन होता है बिना छुए उत्पन्न करना। एक छोटा सा उदाहरण समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं किसी बच्चे को पास बुलाऊं और जोर से उसको गुदगुदी कर दूं, तो क्या होगा? हंसी आएगी। हंसी को इंग्लिश में बोलते हैं लाफ्टर, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मैंने उसको हंसा दिया गुदगुदी करके, तो मुझे छूना पड़ा ना, उसको टच करना पड़ा ना, तो हम इसको बोलेंगे आई हैव प्रोड्यूस्ड लाफ्टर इन हिम और हर, ठीक है। लाफ्टर मतलब होता है हंसी उत्पन्न करवा दी, छू के करवाई, तो ये प्रोड्यूस करना हो गया, ठीक। अब मान लीजिए मैं उसी पर्सन को बुला करके कोई एक तरह से मैं ह्यूमरस चीज या कोई जोक सुना करके हंसा दूं, तो छूना नहीं पड़ा मुझे। तो अब मैंने वापस लॉफ्टर को क्या किया? प्रोड्यूस नहीं करवाया, इस बार मैंने इंड्यूस करवाया। तो मीनिंग समझ में आ गया इंडक्शन एंड प्रोडक्शन का। तो इंडक्शन का मतलब होता है बिना छुए उत्पन्न करना, और प्रोडक्शन मतलब छू करके। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई एक बच्चा है छोटा, उसको जोर से हमने खींच के झापड़ लगा दिया, रोएगा। रोएगा तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो आंसू हम लाने के लिए हमको छूना पड़ा, ये हमने क्या किया? टीयर्स प्रोड्यूस करवाए। टीयर्स क्या करवाए? प्रोड्यूस करवाए। अब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और उसको हमने इतना भयंकर डांट दिया, इमोशनली उसको अत्याचार किया, डांट दिया, तो बेचारा सुबकने लगा, आंसू आ गए। छुआ तो नहीं लेकिन हमने, तो ये हमने इंड्यूस करवाया क्राइम। समझ में आ गया फर्क? समझ में आ गया प्रोड्यूस करना और इंड्यूस करना का फर्क? ओके जी। तो अब समझते हैं, वापस अपने डेफिनेशन पे लौट आते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सीधी बात है, कुछ तो बनेगा यहां बिना छुए। समझ में आ गया?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऑर्स्टेड ने क्या किया था, करंट पास किया, मैग्नेटिज्म बनाया। फैराडे क्या कर रहा है पता है, मैग्नेटिक से खेल रहा है और करंट बना रहा है, और जिस तार में करंट बना रहा है ना उस तार को छू भी नहीं रहा। समझ में आ गया, मैग्नेट है हाथ में और सामने तार। अब हमने पढ़ा है कि करंट फ्लो सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड पाथ में करता है, खुले तार में नहीं करता। तो इसका मतलब उसने तार की लूप बनाई, गोल मोल घेरा, कुंडली बनाई, कॉइल बनाई, और उस कॉइल में करंट उत्पन्न करा दिया। और करंट उत्पन्न कराने के लिए उसने सिर्फ एक मैग्नेट यूज किया और मैग्नेट से टच भी नहीं किया उसने तार को। है ना मजेदार चीज, आप लोग भी कर सकते हैं ये चीज। ठीक है, तो उसने क्या किया वो देखते हैं। सो ही टुक अ कॉइल। अच्छा, कॉइल और लूप में फर्क समझना। तो मैंने सपोज इस पॉइंट से मैंने तार लिया और तार को गोल घुमा के वापस वहीं तक ले आया, तो इसको बोलेंगे लूप ऑफ वायर। क्या बोलेंगे, लूप ऑफ वायर। जैसे हमारी चूड़ी नहीं होती तार की गोल चक्कर, लूप ऑफ वायर। अब केस नंबर 2, कॉइल क्या होता है। सपोज मैंने इस पॉइंट से तार लिया और गोल घुमाया, गोल घुमाया मैंने। ठीक है, देखो इधर से लिया, यहाँ नीचे बताता हूं मैं, यहाँ से लिया, फिर मैंने गोल घुमाया, पहली जगह नहीं लाया, फिर वापस गोल घुमाया, स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके खूब सारे घेरियां दे दी, और फिर अंत में लाके मैंने क्या कर दिया, उसको एक जगह छोड़ दिया। तो ये जो चीज है ये कहलाएगी कॉइल। तो कॉइल और लूप का मतलब समझाएगा, लूप में सिर्फ एक सर्कल होता है, एक घेरा होता है, और कॉइल में क्या होता है, ऐसे खूब सारे होते हैं, और फिर फाइनली लाके जो दो फ्री एंड्स होंगे उसके बीच में बैटरी लगा सकते हैं करंट पास करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, करंट फ्लो करवाने के लिए बैटरी नहीं लगाई, सिर्फ एक कॉइल या लूप ले ली और एक मैग्नेट की मदद से, जो कि बिना छुए उसमें करंट बनवा लिया। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रोड्यूसिंग करंट यूजिंग ए मैग्नेट विदाउट टचिंग। समझ में आ गया। तो क्या किया, कैसे किया और क्या खोजा, क्या पता लगा, ये सब हम देखने वाले हैं। उसने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। तो पहले ब्रीफ में समझ लेते डेफिनेशन क्या है। ठीक है, क्या बताओ, द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी कंडक्टर में करंट उत्पन्न कराना सर्किट में, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल। किसी कॉइल में से गुजरने वाला फ्लक्स को यदि बदलते रहे ना तो उसमें करंट उत्पन्न होता है। ये उसने सीखा। अभी एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखेंगे। क्या बताया मैंने, चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने भी थोड़ी देर पहले समझाया था, कोई कॉइल है, लूप है, उसमें से मैग्नेट से निकलने वाली कितनी लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही है उसकी संख्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो अगर किसी कॉइल से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो निरंतर बदलता रहे, कम ज्यादा होता रहे, तो उसमें करंट उत्पन्न हो जाएगा, छूने की आवश्यकता नहीं है उसको। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सिंपल चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लेंगे, क्या है, करंट उत्पन्न करना, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, बदलता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, लिंक्ड मतलब पासिंग थ्रू द कॉइल। समझ में आ गया। कॉइल मैंने भी बताया, मल्टीपल जो लूप वाली जो होती है ना कुंडली, उसको कॉइल बोलते हैं। द करंट सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। और ये जो करंट बना ना कॉइल के अंदर, इसी को इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। समझ में आ गया। इंड्यूस क्यों, क्योंकि टच नहीं किया किसी से, अपने आप ही बन गया। और हमने पढ़ा है ओम्स लॉ में V = IR, कि जहां करंट होता है वहां पोटेंशियल भी होता है। भाई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा, पोटेंशियल का कारण ही तो करंट होता है। मोर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर विल बी द करंट, V और I प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, तो अगर करंट बन रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी होना चाहिए। तो जो करंट है वो कहलाता है इंड्यूस करंट, और जो पोटेंशियल है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्ट में होती है ये भी। तो पोटेंशियल को ईएमएफ भी कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो जो करंट बना इंड्यूस करंट, और जो वोल्ट में पोटेंशियल बनेगा दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ में आ गया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारने वाली, फोर्स करने वाली सर्किट में फोर्स। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स को जो ड्राइव करती है सर्किट में, ड्राइव करना मतलब धकेलना, इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाली जो फोर्स है वो ये ईएमएफ मतलब पोटेंशियल ही होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे, और माइकल फैराडे ने क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर किया था। इस चैप्टर के लास्ट में डिटेल में डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे भी आपको समझा देंगे। तो अब उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया और क्या दो लॉज खोज निकाले, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट वाज फैराडेज एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट वर द टू लॉज। तो दो लॉज थे उसके, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देख लेते हैं क्या लॉ थे। चलिए मैं पहला डायग्राम समझा दूं क्या है। ये उसने एक मैग्नेट ले लिया, ठीक है, और एक तार को लपेटने के लिए इसने एक आयरन का कोई भी ऐसा सिलेंडर ले लिया, कंडक्टिंग सिलेंडर ले लिया। समझा क्या, जिससे कि तार अच्छे से लिपट जाए। इसको कोर बोलते हैं, इस पे लिपटते हैं। तो देखो मल्टीपल कॉइल हो गई। उसके बाद क्या किया उसने, यहां से कंप्लीट लूप बना दी और बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर। मैं समझा चुका हूं गैल्वेनोमीटर क्या होता है, करंट को मेजर करने की डिवाइस है। और यहां कोई बैटरी नहीं लगा रखी, सीधी बात है, करंट पहली बात तो बनेगा ही कैसे देखेंगे।
और बनेगा तो पता कैसे लगेगा कि बना कि नहीं बना, समझ आ गया? तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर, और मैंने बता रखा है गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर क्या है? एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत छोटे से करंट को भी डिटेक्ट कर लेती है। और गैल्वेनोमीटर मैंने आपको दिखाया था जब मैंने क्लासेस ली थी शुरू में, जब मैं सर्किट एलिमेंट समझा रहा था, कि उसकी जो सुई है वो सेंटर पे रेस्ट करती है। करंट अगर एक पर्टिकुलर दिशा में मान लो क्लॉकवाइज है तो वो एक तरफ घूम जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो उल्टी घूम जाएगी, तो करंट की दिशा का भी पता चलता है लेफ्ट और राइट में, ठीक है कि नहीं का? अगर ये सुई थोड़ी सी हिलेगी तो थोड़ा सा करंट, बहुत दूर तक हिलेगी तो ज्यादा करंट, तो करंट की वैल्यू भी पता लगती है। समझ में आ गया ना? क्या तो यहाँ पे कोई करंट नहीं है फिलहाल। तो उसने क्या देखा, ये एक मैग्नेट है और बस करने लग गया, कुछ भी क्या कर सकता था। आप लोगों को हाथ में देते हुए आप क्या करोगे? वो उसने क्या किया, मैग्नेट को बस आगे पीछे करने लगा कॉइल की तरफ मूव करके, ठीक है ना? कॉइल का जो ये क्रॉस एरिया है इसकी तरफ मूव करके। तो देखो यहाँ लिखा है नॉर्थ और पीछे लिखा है साउथ। तो शुरू में क्या किया उसने, नॉर्थ पोल को कॉइल के तरफ घुमाने लगा। अब अगर ये इस मैग्नेट को एक पर्टिकुलर जगह पकड़ के बैठ जाता है, मूव नहीं करता, तो मान लीजिए रुका हुआ है मैग्नेट, तो मान लो यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है कुछ संख्या में, खूब सारी, और उन खूब सारी में से मान लीजिए कुछ ऐसी है जो मान लीजिए 50 है जो इसके अंदर से गुजर रही है, अंदर से घुस गई, तो हम बोलेंगे कि इस कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स है 50। समझ आ गया? मान लीजिए खूब सारी हजारों है, हजारों जब 50 ऐसी हैं जो इसके अंदर से होकर के गुजर गई, ठीक है कि नहीं? क्या तो इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हुआ, 50 हुआ, 50 वेबर, ठीक। तो अब 50 है और ये मैग्नेट बिल्कुल एक जगह पड़ा हुआ, तो 50 ही तो रहेगा, कम ज्यादा थोड़ी हो जाएगा वो। समझ में क्या? क्योंकि लाइन्स ऑफ फोर्स आगे जगह अनार की तरह से दूर हो जाती हैं, तो एक पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे 50 है संख्या, तो 50 ही रहने वाली है, ठीक है। तो उस अवस्था में उसने देखा कि कोई करंट डेवलप नहीं हो रहा है यहाँ पे। फिर जैसे ही उसने मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाना चालू किया अंदर की ओर, तो मान लीजिए अभी फ्लक्स 50 है और जैसे ही नजदीक आया तो थोड़ी सी और लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर घुस गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखो ये, देखो यहाँ इस चीज में देखेंगे आप, ये नीचे डायग्राम दिया हुआ है ना, ये नॉर्थ पोल है। अभी देखो यहाँ से खूब सारी लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, तो इस फिगर में हम देखें तो सिर्फ एक ही लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से जा रही है, एक ही जा रही है। अब इसको थोड़ा सा नजदीक ले आते हैं, तो देखो नजदीक आ गया, तो देखो जो पहले बाहर थी ना, दो इधर 4, वो अंदर घुस गई, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 5 हो गया। तो हमने क्या सीखा फिगर नंबर 1 में, अगर हम मैग्नेटिक कोई भी पोल को नजदीक लाते हैं कॉइल के तो फ्लक्स बढ़ता है, और बढ़ना मतलब चेंज। अच्छा अगर मैं दूर ले जाऊं, अब ये चीज है, देखो फ्लक्स कितना, 5 है, 5 गुजर रही है ना लाइन ऑफ फोर्स, अगर इसको दूर ले जाऊंगा तो ये वाली स्थिति आ जाएगी, फ्लक्स कम हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो इसका मतलब सीधी बात हमने क्या समझी, अगर मैं मैग्नेट का कोई सा भी पोल नजदीक लाऊं या दूर ले जाऊं तो फ्लक्स में बदलाव होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा, बदलना जरूरी है। तो फैराडे ने पाया कि जब वो मैग्नेट को हिलाता है, या तो पास ले जाए या दूर ले जाए, पास ले जाना इस केस में, दूर ले जाना लास्ट वाले में सेम, तो क्या होता है, हरकत होती है सुई में, गैल्वेनोमीटर में, और जब वो रुक जाता है मूवमेंट तो हरकत नहीं होती। तो देखो बीच वाले केस में रुक गया, नो मूवमेंट, यहां मूवमेंट नहीं है तो देखो नो करंट। समझ में आ गया? तो मूवमेंट नहीं है तो फ्लक्स में बदलाव नहीं है, बदलाव नहीं है तो करंट नहीं है। समझ में आ गया? तो एक स्थायी फ्लक्स, फिक्स्ड फ्लक्स करंट उत्पन्न नहीं कर सकता। अच्छा छुआ नहीं है, देखो इसने यहाँ पे, और जब ये मूव करता है तो या तो फ्लक्स बढ़ता है नजदीक आने से, या दूर होता है, और बढ़ना या दूर या कम होना दोनों ही क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स है। तो जब जब इस कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स बदलता है, बदलते रहेगा ना, तब उसमें करंट बनेगा। तो देखो यहाँ पे अब अगर ये एक पोल को नजदीक ला रहा है तो करंट इस तरफ है, राइट साइड में हुआ डायरेक्शन, तो अगर सेम पोल को उल्टा ले जाता है, ये उल्टा ले जा रहा है, तो करंट की दिशा पलटी हो गई। तो देखो गैल्वेनोमीटर में ये जीरो के राइट साइड में रिफ्लेक्शन, लास्ट केस में लेफ्ट साइड में हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो सीधी बात है, एक ही पोल को एक तरफ टुवर्ड्स या अवे ले जाने से करंट की जो डिफ्लेक्शन है वो उल्टी उल्टी हो जाती है। तो पहला जो लॉ है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, क्या बताया उसने? उसने बताया कि जब कभी किसी मैग्नेट से निकलने वाला फ्लक्स किसी कॉइल से गुजरता है और चेंज होता है, बदलता है, तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। समझ में आ गया? और ये करंट तब तक विद्यमान रहेगा, बना रहेगा, जब तक फ्लक्स बदलता रहे निरंतर रूप से। फ्लक्स में बदलाव बंद तो करंट भी क्या होता है, हो जाएगा बंद। तो क्या है प्रॉपर लॉ, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स passing through a coil changes continuously, a current is induced in the coil and this current remains in the coil as long as the change in flux continues। जब तक फ्लक्स में बदलाव जारी रहेगा करंट बना रहेगा, फ्लक्स में बदलाव स्टॉप हो गया करंट गायब हो जाएगा। समझ में आ गया? ये था पहला लॉ फैराडे का। फिर सीधी बात है, करंट तो बना लिया बिना छुए। अब उसका ये जानने में दिलचस्पी थी कि गैल्वेनोमीटर लगाया उसने, थोड़ा सा करंट बन रहा है, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि करंट ज्यादा बन जाए? तो सीधी बात है, उसने पाया अगर वो मैग्नेट को कंपन इसकी तरफ, कॉइल की तरफ धीरे धीरे मूव करता है, धीरे धीरे मूव करता है, तो
ये जो डिफ्लेक्शन है थोड़ा सा होता है। क्या होता है? थोड़ा सा होता है, हल्का सा होता है, मतलब करंट कम होता है। और लेकिन अगर ये मैग्नेटिक कंपास को तेज लाता है, मैग्नेट को क्या लाता है? तेज लाता है कॉइल की तरफ। तो तेज लाने का मतलब है ये करंट ज्यादा बनता है, तो दूर तक निकल जाएगी। समझ में आ गया? इसका मतलब स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ मैग्नेट डिसाइड्स द करंट। अब स्पीड ऑफ मूवमेंट से क्या फर्क पड़ा? समझ में आ गया? फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रेट निकालने का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे हमने वेलोसिटी में पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो नीचे अपॉन टाइम करते हैं तो रेट कहलाता है। समझना ध्यान से भी। अब एक सिंपल सा चीज समझ लेते हैं, एग्जांपल। इस केस को देख लो। ये पोजीशन ए है और इसको थोड़ा नजदीक तक लाना है बी, जो कि ये है। ठीक है, अब आपको मैं दो केस बता रहा हूं। केस ए ले लेते हैं, ये यहां से यहां तक लाएगा, अभी फ्लक्स है 1, यहां फ्लक्स कितना है 5। तो मुझे बताना यहां से जब ये यहां ले आएगा, मतलब इस पोजीशन पे, तो कितना फ्लक्स बदल रहा है, कितना फ्लक्स बदल रहा है। चलिए, तो यहाँ पे 1 था और बाद में कितना हो गया, 5 हो गया। 5 लाइन है ना, तो फ्लक्स में बदलाव कितना हुआ, 5 में से 1 घटा दो, 4 चेंज हुआ। तो भैया 1 था, 1 के बाद 4 और बढ़ गया, तो 4 बदलाव हुआ। अब मान लीजिए ये इस पोजीशन से ये यहां नजदीक तक लाने के लिए, मान लीजिए इसने क्या लिया, 4 सेकंड लिया। कितना सेकंड लिया, 4 सेकंड लिया। टाइम बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो धीरे धीरे लेके आया, यहां से लेकर धीरे 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 4 सेकंड में इस पोजीशन तक ले आया। तो टाइम गौर करेंगे, 4 सेकंड बोला मैंने, ठीक है। और फ्लक्स कितना बदल रहा है, यहाँ पे फ्लक्स बदल रहा है 4, पता है ना। अभी तो 1 है, बाद में 5 हो गया। तो फ्लक्स में बदलाव हुआ 4, और कितनी देर में हुआ, 4 सेकंड में। तो चलो, चेंजिंग फ्लक्स तो ऊपर रखना है और डिवाइडेड बाय टाइम क्या रखना है, हमको नीचे रखना है। समझ में आ गया? बदलाव फ्लक्स का ऊपर और टाइम नीचे। तो बदला कितना फ्लक्स, 4, और कितने टाइम में बदला, 4 सेकंड में। तो 4/4 कितना गया, 1 आया। ये क्या आया, 1। इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो केस नंबर फर्स्ट जो मैंने बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आया 1 वेबर पर सेकंड। 1 सेकंड में 1 वेबर चेंज हो रहा है, तो 4 सेकंड में 4 वेबर। ठीक। अब चेक करते हैं, सपोज मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, मतलब ये वाली पोजीशन तक मैं 4 सेकंड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ 2 सेकंड में ला रहा हूं। तो पहले समझ में आ गया, 1 वेबर पर सेकंड की दर से फ्लक्स बदला, मतलब हर सेकंड में 1 वेबर चेंज हो रहा है, तो 4 सेकंड में 4 हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां से यहां लाने के लिए सिर्फ 2 ही सेकंड ले रहे हैं, आधा टाइम। तो देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। आधा टाइम लेंगे, तो आधा टाइम का मतलब मैं जल्दी लाऊंगा, जल्दी लाऊंगा। तो मुझे तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाने में वापस, इस बार मैंने 2 ही सेकंड लिए, तो 2 सेकंड का मतलब टाइम 2 हो गया, और फ्लक्स में बदलाव वही 4 है, क्योंकि देखो अभी तो 1 है फ्लक्स और यहाँ पे कितना है, 5 है। तो उसी पोजीशन में लाना है मुझे वापस, तो फ्लक्स दोबारा 4 ही चेंज होगा। इस बार रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैसे निकालेंगे, ऊपर तो लिखूंगा मैं चेंज इन फ्लक्स मतलब 4, और नीचे क्या लिखूंगा इस बार 2, तो 4/2 कितना आएगा, 2 आएगा ना इस बार। तो 2 वेबर पर सेकंड। तो दोनों केसेस में, पहले केस में जब हम धीरे धीरे ले गए 4 सेकंड में, तो फ्लक्स में बदलाव की दर थी 1 वेबर पर सेकंड, हर सेकंड 1 फ्लक्स बदल रहा था। 2 सेकंड में लाए तो 2 वेबर पर सेकंड, हर सेकंड में 2 बदल रहा है फ्लक्स। अब सुनना ध्यान से, केस नंबर 1 में जो डिफ्लेक्शन है ना, वो थोड़ा सा होगा, मतलब कम करंट। और केस नंबर 2 जहां पे तेजी से मूव किया हमने 2 ही सेकंड के अंदर, वहां पे डिफ्लेक्शन दूर तक होगा, मतलब मोर करंट। तो क्या सीखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, इंड्यूस करंट का जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो वैल्यू है, मात्रा है, इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की रेट पे, बदलने की रेट पे निर्भर करता है। जितना जल्दी जल्दी फ्लक्स बदलेगा उतना ज्यादा करंट बनेगा। समझ में आ गया? तो फ्लक्स में बदलाव होना चाहिए और जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो पहले केस में मैंने बताया 1 सेकंड में 1 ही बदला तो करंट कम, अगले में 1 सेकंड में 2 बदला तो करंट ज्यादा। तो क्या सीखा हमने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आ गया? इस पे निर्भर करता है इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट बोल दो या ईएमएफ बोल दो, क्योंकि करंट होगा तो ईएमएफ भी होगा। क्लियर है? तो ये दोनों जो लॉज हैं, इनको हम देख लेते हैं स्क्रॉल करके क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये बता दिया ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कटिंग कॉइल 1 1 आ रही है, वहां पे कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, तो पहला लॉ पढ़ लेते हैं, क्या बताओ, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल चेंजेस, किसी भी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स जब जब बदलता है ना, करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल, करंट बनता है कॉइल में, which remains, मैंने इंड्यूस बोला है मतलब छुआ नहीं हमने कॉइल को, which remains in the coil as long as the change in flux continues, और वो कॉइल में तब तक बना रहता है जब तक फ्लक्स बदलता रहे। फ्लक्स में बदलाव बंद होते ही करंट भी रुक जाएगा। क्लियर है? और दूसरा मैंने क्या बताया, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट, मतलब आई, स्मॉल मैंने इसलिए कि थोड़ा सा होता है, बहुत तगड़ा नहीं होता, तो कैपिटल आई की जगह हम स्मॉल आई यूज करते हैं। ठीक है कि नहीं? आई हमारा इंड्यूस करंट है। तो ये जो मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू है ना इंड्यूस करंट की,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये प्रोपोर्शनल का साइन है। अच्छा, डी का मतलब होता है चेंज और फाई भी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव, बदलाव किस निकालेंगे, बाद में कितना है फ्लक्स माइनस पहले कितना है। ये बाद में 5 था और पहले कितना 1 था, तो 5 में से 1 गया तो 4, तो यहाँ आएगा 4 वेबर। और टाइम मैंने बताया था पहले 4 सेकंड, तो 4 वेबर अपॉन 4 सेकंड, तो 1 वेबर पर सेकंड आ गया था। केस नंबर 2 में 4 वेबर अपॉन 2 सेकंड, तो 2 वेबर पर सेकंड आ गया था। तो ये डी फाई भी मतलब हो गया, डी मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और टी है टाइम सेकंड में। समझ में आ गया। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट की जो वैल्यू है वो सीधे सीधे डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। समझ में आ गया। तो ये दो लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ढंग से इनको नोट करेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट इसका जो चीज है क्या है, अ स्टेडी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस नो करंट। स्टेडी मतलब न बदलता हुआ, फिक्स्ड। मान लीजिए कॉइल में से 50 वेबर फ्लक्स गुजर रहा है, चेंज नहीं हो रहा, तो करंट नहीं बनेगा। कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं कि एक कॉइल में तो 50 फ्लक्स गुजर रहा है और दूसरे में गुजर रहा है 100, तो बताओ ज्यादा करंट किसमें बनेगा। किसी में नहीं बनेगा, ना 50 वाले में ना 100 वाले में, क्योंकि बदल नहीं रहा है। तो बदलेगा ना फ्लक्स तो करंट बनेगा। स्थायी फ्लक्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी करंट। समझ में आ गया। तो ये तो पहला है, स्थायी होगा तो नहीं बदलेगा, नहीं करंट होगा। दूसरा क्या बता रहा है, a changing magnetic flux, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फील्ड। a changing magnetic flux या फील्ड कैन प्रोड्यूस an electric current। समझ आ गया। तो जिसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। समझ आ गया। तो बदलता हुआ फ्लक्स ही करंट इंड्यूस कर सकता है, स्थायी फ्लक्स करंट इंड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, और ये इंड्यूस ईएमएफ बोल दो या करंट बोल दो, इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव की दर पे डिपेंड करता है। मतलब जितनी जल्दी जल्दी कम समय में ज्यादा फ्लक्स बदलेगा उतना ज्यादा करंट या ईएमएफ बनेगा। ठीक है। एन इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज इन सच ए डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूस्ड इट। ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है, आगे हायर क्लासेस में आएगा, 12th क्लास में, लेंजेस लॉ, कि जब भी इंड्यूस करंट बनता है तो वो ऐसी दिशा में फ्लो होता है कि वो जिस भी कारण से उत्पन्न हुआ उस कारण का विरोध करता है। उस कारण का क्या करता है, विरोध करता है। तो समझ लेते हैं ये विरोध, थोड़ा सा मैं और समझा दूं आपको, एक्सप्लेनेशन। कारण का विरोध का क्या मतलब है। चलिए मान लेते हैं, इस केस में मान लेते हैं, इस केस में मान लेते हैं क्या है। ठीक है, देखेंगे ये हमारा क्या नॉर्थ पोल है। अच्छा, नॉर्थ पोल को मैं अगर नजदीक लाऊंगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट बनेगा। अगर असल इंड्यूस करंट बनेगा। अब मेरी बात समझना ध्यान से बहुत। ठीक है। तो ये एक मैग्नेट है और इसको जब नजदीक लाऊंगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार क्या होगा, करंट बनेगा, करंट बनेगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। समझ आएगा। अब हमने ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, करंट कैरिंग वायर जो होता है अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना, बनाता है। तो अब अगर जब इसमें करंट उत्पन्न हो गया तो ये जो तार है, सिलिंड्रिकल जो वायर है, कॉइल, ये भी तो मैग्नेट बन जाएगी। अब ये मैग्नेट एक और ये दूसरा मैग्नेट एक। समझ में आ गया। तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को क्या इंटरेक्ट करेंगे दूसरे के साथ में। अच्छा, इस मैग्नेट का पोलैरिटी पता है, ये नॉर्थ, ये साउथ है। तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी, कौन सा एंड नॉर्थ बनेगा, कौन सा साउथ बनेगा। तो इसकी पोलैरिटी इस प्रकार से होगी कि जिस भी कारण से करंट बना है उसको ये अपोज करे। अब मुझे तो करंट उत्पन्न होने का मेन कारण क्या है, नॉर्थ पोल का कॉइल की तरफ आना। यह हुआ था ना, नॉर्थ पोल को पास आए थे ना, तो नॉर्थ पोल का कॉइल की तरफ आना ये है मेन कारण करंट उत्पन्न होने का। तो ये कॉइल नहीं चाहेगी कि ये नॉर्थ पोल नजदीक आए, तो ये कॉइल इसको दूर भगाना चाहेगी। और इसको दूर भगाने का एक ही उपाय है कि ये कॉइल अपने अंदर करंट डेवलप करके मैग्नेटिक फील्ड बनाए और उस मैग्नेटिक फील्ड का इस तरफ नॉर्थ हो। तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, इसको धक्का लगेगा, तो इस तरफ आएगा नॉर्थ पोल और इस तरफ आएगा साउथ पोल। किसका, इसका। समझ में आ गया कि नहीं, ये नॉर्थ पोल आएगा, ये साउथ पोल आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से पता लगा सकते हैं। तो ये जो करंट है ना, ये अपनी दिशा इस प्रकार से सेट करता है कि जो भी कारण रहा है उस करंट को उत्पन्न करने के पीछे उस कारण का वो पुरजोर विरोध करता है। तो आप देखो, मैग्नेट को इधर लाने के कारण ये फील्ड बना, इसमें क्या बना, करंट आया, और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनाई। मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो कॉइल है ये इस एंड को अपना नॉर्थ पोल बना लेती है, तो नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेगा तो उसको वापस पीछे भेजना चाहेगा। ठीक है कि नहीं क्या। तो ये हमारा लेंसेज लॉ जो तीसरा पॉइंट था हमारे डायग्राम के अंदर वो था। ठीक है, LENZ लेंसेज लॉ, जरूरत नहीं वैसे आपके सिलेबस में नहीं। चलिए, अभी मैंने समझाया, एक तार ले लिया, तार में से हमने करंट फ्लो करा दिया। अब तार में से करंट फ्लो करा दिया तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, और मान लीजिए एक और मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब
मैग्नेट है, बार मैग्नेट, उसके पास हमने ये करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लगने वाली है? एक फोर्स लगने वाली है। क्या लगने वाली है? एक फोर्स लगने वाली है। तो ये फोर्स किधर को लगेगी, किधर को भागेगा वो? उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रूल है जो कहलाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहलाता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इंपॉर्टेंट रूल ये है कि यदि हम, तो एक सिंपल सा मैं यहाँ कर्सर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए ये एक हमारा मैग्नेट, डब्बा बना दिया, ये एक मैग्नेट है। तो मैग्नेट का इस तरफ जो है वो नॉर्थ पोल है। एक मैग्नेट हमने इधर सामने रखा है, उसका ये वाला फेस क्या है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल है। तो इस तरफ तो क्या है? नॉर्थ पोल है लेफ्ट साइड में, और इस तरफ क्या है? साउथ पोल। समझ आ गया? तो दो अलग अलग मैग्नेट है, तो इधर नॉर्थ और इधर साउथ। तो नॉर्थ से जो लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगे वो साउथ पे कलेक्ट होंगी, खुद के नहीं, दूसरे मैग्नेट के साउथ पे भी जा सकती है। तो ये अपना पराया नहीं देखती कि किसी एक मैग्नेट के नॉर्थ से निकली लाइन्स ऑफ फोर्स तो उसके साउथ पे जाएंगी, दूसरे के साउथ पे भी जा सकती है। तो अगर मैं एक मैग्नेट यहाँ रखूँ सामने, एक यहाँ रखूँ, इधर नॉर्थ है पहले का, उधर दूसरे का साउथ है, तो यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स निकल के सीधे सामने वाले के साउथ पे चल जाएंगी। तो बीच में जो रीजन है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया नॉर्थ से साउथ। ठीक है, अब इस रीजन में, बीच वाले रीजन में मैंने कंडक्टर रख दिया, तार कैरिंग करंट, करंट कैरिंग वायर रख दिया। तो अभी हमको देखना है तो फोर्स कहाँ लगेगी। वो उस फील्ड से भाग जाएगा, या तो ऊपर आ जाएगा बाहर, या पीछे चल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो कैसे पता लगेगा कि वो फोर्स किधर लग रही है? ठीक है, तो इसको बताने के लिए है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है लेफ्ट हैंड रूल? तो इसमें हमको हमारा जो हैंड है, उसके लेफ्ट हैंड है, उसकी शुरू की 3 फिंगर्स, मतलब थंब और फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर। तो थंब है, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है उसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स फिंगर। उसके जो अगली वाली फिंगर उसको बोलते हैं मिडिल फिंगर। इन तीनों को हमको इस प्रकार से स्ट्रेच करना है, स्ट्रेटन करना है कि आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। तो मैं दिखा देता हूँ आपको फिगर में नीचे इनके परपेंडिकुलर होने का अर्थ क्या होता है। ठीक है कि नहीं? क्या उसके बाद हम वापस लॉ पे आएंगे। ये देखिए, समझ में आ गया? तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, हमने तीनों को इस प्रकार से स्ट्रेच किया। तो स्ट्रेचिंग से देखो, अंगूठे और फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर के बीच में 90 डिग्री का एंगल, इस और इस फिंगर के बीच में 90 का एंगल, और अंगूठे और इसके बीच में भी 90 का एंगल है। समझ में आ गया? इसको इस प्रकार से स्ट्रेच करना है। अब मुझे बताओ, इन तीनों को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो इन तीनों में से बीच वाली कौन सी है? ये वाली। तो बीच वाली पे बी लिख देना, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। समझ में आ गया? तो बीच वाली पे बी याद रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इनमें से जो फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है? एफ फॉर फर्स्ट, अंगूठा आता है पहले नंबर पे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो वो फोर्स को इंडिकेट करेगा। समझ में आ गया? तो फोर्स की दिशा कौन देगा? जिस ओर कंडक्टर भागेगा हमारा, वो हमारा थंब है। एक और भी तरीके से कर सकते हैं, हमारे जितने भी उंगलियों में सबसे फैट कौन है? फैटी कौन है? थंब ही होता है सबसे मोटा। एफ फॉर फैट, एफ फॉर फर्स्ट, दोनों तरीके से कर सकते हैं। बी फॉर बीच वाली, ये वाले इंडेक्स फिंगर। तीसरी वाली जो ये इलेक्ट्रिक करंट देगी। तो क्या कहता है ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि हम क्या कर दें, करंट कैरिंग कंडक्टर रख दें, तो करंट कैरिंग कंडक्टर का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, और बाहर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण उस पर एक फोर्स लगेगी, और उस फोर्स के कारण वो कंडक्टर उस फील्ड से बाहर निकलेगा। तो किधर को फोर्स लगेगी, उस फोर्स को बताने वाला लॉ है वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी? नॉर्थ से साउथ। जो हमने दो मैग्नेट्स रखे ना, नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ से हमेशा साउथ की तरफ ये लाइन करनी है, ये वाला उंगली करनी है। करंट की दिशा कौन सी होगी? ये जो हमारी मिडिल फिंगर है सबसे बड़ी वाली, और जिस तरफ हमारा अंगूठा डायरेक्ट करेगा वो हमारी उस फोर्स की दिशा है जिस ओर हमारा कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर मूव कर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो क्या है देखो, इफ द सेंट्रल फिंगर मतलब ये वाली, फोर फिंगर मतलब फर्स्ट फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर ये वाली, एंड थंब मतलब अंगूठा ऑफ द लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यदि इनको हम खींचें, सीधा करें, स्ट्रेटन करें एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एंड द सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स टू करंट, सेंट्रल फिंगर तो ये वाली करंट की ओर हो, द फोर फिंगर पॉइंट्स टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर ऑफ द फर्स्ट फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करे, देन द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर कैरिंग करंट। समझ में आ गया? जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर किस ओर फोर्स लगेगी, उसका मूवमेंट किस ओर होगा, ये कौन बताएगा? थंब बताएगा। समझ में आ गया? इसी को हम बोलते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो प्रॉपर स्टेटमेंट ऊपर मैंने लिखवा रखा है, तो उसको भी देख लेंगे एक बार। क्या है? इट स्टेट्स दैट इफ वी स्ट्रेच, सीधा करें यदि, किसको? द थंब, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ अवर लेफ्ट हैंड, हैंड का बहुत ध्यान रखना, लेफ्ट की जगह राइट नहीं करते रहेंगे, ठीक है ना, इन सच ए वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के हो परपेंडिकुलर हो, देन और क्या, एंड द इंडेक्स फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर तो किसकी ओर हो? मैग्नेटिक फील्ड की ओर हो, मिडिल फिंगर किस ओर हो? करंट की ओर हो, देन
द डायरेक्शन इन विच द थंब पॉइंट्स, जिस दिशा में अंगूठा पॉइंट करेगा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो कंडक्टर पे फोर्स जिस दिशा में लगेगी वो दिशा हमको थंब देने वाला है। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल है ये नॉर्मली हम इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग को समझाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर वाला, पता नहीं क्यों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आरबीसी वाली बुक्स में ये टॉपिक इंक्लूड नहीं किया गया है, ये सिर्फ सीबीएसई वाली बुक्स में इंक्लूड किया गया है। तो टॉपिक मैं अलग से फिर डिस्कस कर लूंगा, फिलहाल हम यहाँ इस चैप्टर में नहीं देखेंगे इसको, आरबीसी वाले में, इसको मैं सीबीएसई वाले बच्चों के लिए अलग से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है कि नहीं, उनके सिलेबस में ये है। तो इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग को समझाने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अच्छा याद रखने का बहुत आसान तरीका है, किस कौन सा रूल कहाँ लगेगा। फ्लेमिंग का कौन सा रूल है, लेफ्ट हैंड रूल, एल फॉर लेफ्ट, याद रहेगा, एल फॉर लेफ्ट। अल्फाबेट्स में एबीसीडी में एल के बाद अगला अल्फाबेट कौन सा है, एल के बाद एम आता है, एम फॉर मोटर, याद रहेगा। तो लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ मोटर। इसी प्रकार से एक राइट हैंड रूल भी होता है, वो जनरेटर की वर्किंग को डिस्क्राइब करता है, राइट हैंड रूल। अच्छा, आर लिखते हैं तो आर में से कर्व आते हैं, जी में भी कर्व आते हैं, तो जनरेटर की वर्किंग के लिए आर है राइट हैंड रूल, और लेफ्ट हैंड रूल एल एम, लेफ्ट हैंड रूल मोटर, याद रहेगा, ध्यान रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड रूल देता है हमको फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो डायग्राम हमने समझ लिया था, चाहे तो बना लेना फिगर में, अदरवाइज हम सीधा लिख सकते हैं। ठीक है नहीं क्या, चलिए ये हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल हमको फोर्स देता है, गौर करना, किस पे, कौन सी फोर्स, वो फोर्स जो कंडक्टर पर लगेगी जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। ठीक, राइट हैंड रूल पता क्या देता है कि ये हमको इंड्यूस करंट की दिशा देता है। क्या देता है, इंड्यूस करंट की दिशा। और इंड्यूस करंट कैसे बनता है, मैंने बताया था, फ्लक्स बदलने पर बनता है। जब भी किसी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स बदलेगा और तब उसमें इंड्यूस करंट बनेगा, तो वो करंट की दिशा कैसे होगी, उस दिशा को बताने वाला रूल है हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो कई बार ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि कौन सा रूल क्या देता है। लेफ्ट हैंड रूल क्या देता है, मोशन ऑफ कंडक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। और राइट हैंड रूल देता है हमको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। और इंड्यूस करंट कैसे बनता है, जब किसी कॉइल से गुजरता हुआ फ्लक्स बदले। ठीक है ना, चलिए तो अगेन वही तीनों चीजें, इस बार हैंड हमारा राइट हैंड है, हाथ कौन सा है, राइट हैंड। तो राइट हैंड के जो तीनों हमारे फिंगर्स है, थंब है, इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करना है, और इस प्रकार से स्ट्रेच करना है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। तो थंब अगेन वही फैटेस्ट ऑफ ऑल, इट इंडिकेट्स फोर्स ऑन कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये पहले से पता होगा हमको कि किस और डायरेक्शन, किस और कंडक्टर मूव कर रहा है। ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद इंडेक्स फिंगर हमको देगी मैग्नेटिक फील्ड, बीच वाला है ये, और जो मिडिल फिंगर थी ना वहां तो करंट दे रही थी, यहाँ पे इंड्यूस करंट होगी। तीनों चीजें सेम ही है, थंब हमको फोर्स ही देने वाला है, पिछले केस में फोर्स नहीं पता थी, इसमें फोर्स पता होगी। तो पीछे वाले तीनों में देखो, थंब हमको फोर्स दे रहा था, इंडेक्स फिंगर हमको मैग्नेटिक फील्ड दे रही थी, मिडिल फिंगर हमको करंट दे रही थी। तो पिछले वाले में हमको करंट की डायरेक्शन पता थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता थी नॉर्थ से साउथ, और हमको फोर्स पता चल रही थी रूल के द्वारा। समझ में आ गया। यहाँ पे पता क्या है, नीचे के जो दोनों है ना वो नहीं पता, ऊपर वाले दोनों पता है, मतलब फोर्स किस ओर लग रही है कंडक्टर, मतलब किस ओर मूव कर रहा है वो पता है। इंडेक्स फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा वो दे रही है, पक्का पता है, नॉर्थ से साउथ। और मिडिल फिंगर जिस ओर भी पॉइंट करेगी वो इंड्यूस करंट की दिशा होगी। तो देखो इट इज नोन यूजिंग दिस लॉ, इस लॉ से हमको ये पता लगता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो इसको हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग समझाने के लिए यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, गौर करेंगे क्या ये लॉ। इट स्टेट्स दैट इफ वी स्ट्रेच द थंब, उसके बाद द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, समझ में आ गया, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर पहली फिंगर और बीच वाली फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड, हमारे राइट हैंड की, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सच दैट, और इस प्रकार से सर्च करना है, द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन ऑफ कंडक्टर। थंब तो फोर्स या मोशन दे रहा है कंडक्टर का। द इंडेक्स फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दे रही है जो कि नॉर्थ से साउथ होगा। देन द डायरेक्शन इन विच मिडिल फिंगर पॉइंट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जिस दिशा में मिडिल फिंगर पॉइंट करेगी वो हमको इंड्यूस करंट की दिशा देगा। और ये जनरेटर की वर्किंग समझाने के लिए यूज होता है। बाद में आगे हम देखेंगे क्या होता है जनरेटर, कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है। तो ये दोनों लॉस कंपेयर करती है, देखो लेफ्ट और राइट, एक ही पर्सन की दोनों है ये। तो देखो दोनों में अंगूठा सेम चीज दे रहा है, फोर्स और मोशन, बीच वाली इंडेक्स फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड दे रही है, यहाँ पे करंट देगा, यहाँ इंड्यूस करंट देगा।
तो अब इस केस में लेफ्ट हैंड रूल में हमको ये दोनों पहले से पता है, फोर्स पता लगती है कंडक्टर पे, तो ये फोर्स देने वाला है, ठीक है कि नहीं क्या? और इसमें हमको ये दोनों पता है, पहले दोनों ये पता लगता है, समझ में आ गया? तो इसमें ये अननोन था, इसमें ये अननोन है, इंड्यूस करंट। क्लियर है? तो गौर करेंगे, ध्यान से समझेंगे कौन सा रूल क्या चीज इंडिकेट करता है, ठीक है कि नहीं क्या? ये था हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एक बार छोटा सा ही। स्टेट द राइट हैंड थंब रूल और पाम रूल, ये अलग रूल है अभी, वो उनमें अंगूठे और दोनों उंगलियों का कमाल है। अच्छा, इसमें पता पाम को लेना है, थंब और थंब के साथ क्या लेना है, हथेली लेनी है, ठीक है? ये कहां यूज करता है, ये हमारा जो है ना ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके लिए है। क्या ये, मान लीजिए तार है हमारे पास, सीधा तार है, और उसमें से हमने क्या करंट पास कर दिया, और ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमको पता लगता है कि अगर हमने उससे करंट पास कर दिया तो सीधी बात है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी तो होनी चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज्ड कंटीन्यूअस कर्व से। तो गोल 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 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उस कंडक्टर के चारों ओर बननी चाहिए, लेकिन चारों ओर जो लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी, क्लॉकवाइज बनाए एंटी क्लॉकवाइज बनाए, कैसे पता लगेगा हमको, ठीक है? तो ये रूल बताने के लिए हमारा फ्लेमिंग का कौन सा रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल, तो नॉर्मली इसको थंब रूल या पाम रूल के नाम से भी जाना जाता है, समझ में आ गया? ठीक, चलिए, तो ये फ्लेमिंग का नहीं है, बस इसको राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल बोलते हैं। ऊपर वाले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक? क्या कहता है ये, तो क्या बताता है, दिस रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देता है इन ए लीनियर और करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ऐसे कंडक्टर में जो कि करंट तो कैरी कर रहा है, चाहे वो सीधा हो चाहे वो गोल हो, समझ में आ गया? लूप हो तो भी दे देगा और सीधा हो तो भी दे देगा, समझ में आ गया? चलो क्या कहता है समझ लेते हैं ध्यान से। ओके, ये थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, ये देखिए, मान लीजिए करंट है हमारा, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो पहली बात तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हाथ में पकड़ना नहीं, इमेजिन करना है। तो मान लीजिए करंट, ये कंडक्टर है जिसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमको हमारा जो राइट हैंड है उसकी उंगलियां, हथेली, पाम जो है ना, उसमें अपने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इस प्रकार से होल्ड करने की कोशिश करनी है, अंगूठे को खोल के, कि अंगूठा जो है करंट की दिशा में हो। तो यहां देखो, अगर करंट ऊपर है तो अंगूठा क्या है, ऐसे होल्ड कर लिया हमने, अगर करंट नीचे आ जाएगा तो हम अपसाइड डाउन थंब नीचे कर लेंगे, समझ में आ गया कि नहीं क्या? और ये कंडक्टर बीच में रहना चाहिए, उंगली और हथेली के बीच में, ठीक है? तो फिलहाल ऐसे हमने होल्ड कर लिया, तो if you imagine to hold the current carrying conductor in the palm of right hand such that the thumb points in the direction of current, thumb किस दिशा में हो, करंट की दिशा में हो, तो ये जो देखो फिंगर्स है ना, गोल गोल घूम रही है ऐसे, देखो चारों तरफ, फिंगर की दिशा देखो, पीछे से आकर के ऐसे सामने से इधर आ रही है, तो ये जो गोलाई में जो दिशा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। तो देखो नीचे दिखाया गया मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस प्रकार से होगी, गोल पीछे से आएगी और ऐसे आएगी, गोल गोल लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी इसके चारों तरफ, ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ गया? खूब सारी, क्लियर है? अच्छा, अगर इसको उल्टा कर देते तो उल्टा बनता, फिर ऐसे ऐसे बन जाता, ठीक है कि नहीं? तो कर्लिंग होता है गोल गोल घूमना। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if we imagine to hold a current carrying conductor in the palm of our right hand, समझ में आ गया? यदि हम कल्पना करें कि हमने एक राइट हैंड में अपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हथेली में इस प्रकार से पकड़ा है राइट हैंड की, इन सच ए वे दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो की दिशा में हमारा अंगूठा पॉइंट करता हो, देन तो क्या होगा, द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स कर्ल, जिस दिशा में हमारी फिंगर्स गोल गोल घूमेंगी, कर्ल करेंगी, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या देगा, दिशा देगा उस कंडक्टर के चारों ओर। तो यहाँ पे दिशा कैसी है, ऐसे पीछे से आती हुई लाइन ऑफ फोर्स और सामने से बाहर से निकलती है, गोल गोल होगी, उल्टा कर देंगे तो ऐसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है ना? ये था हमारा फ्लेमिंग का कौन सा, तो ये तो हो गया स्ट्रेट कंडक्टर में। अब बात कर लेते हैं कि अगर कंडक्टर ही गोल हो, लूप ऑफ वायर हो, तो देखो ये हमारा बैटरी लगा दी हमने, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से करंट, ये रियोस्टेट है, ये स्टेबल करंट को लाने के लिए, स्टेडी करंट के लिए मैंने बताया था, फिक्स करंट के लिए, ठीक है? इससे करंट कम ज्यादा कर सकते हैं हम, ठीक है? तो यहाँ से करंट निकला पॉजिटिव से, और ये देखो एरो लूप में से ऐसे चला गया और फिर घूम करके करंट आ गया ऐसे, ये की है स्विच, ठीक है कि नहीं क्या? अब हमने एक वुडन प्लैंक लगा रखा है, ये प्लेन इंडिकेट करने के लिए, तो कॉइल हमारी वर्टिकल है और एक प्लेन हमारा हॉरिजॉन्टल है, वुडन प्लैंक, ठीक है? जस्ट समझने के लिए लगा रखा है, ठीक है? तो कॉइल हमारी सामने वर्टिकल है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, फ्लैट है सामने। अब क्या, पिछले वाले केस में कंडक्टर स्ट्रेट है तो करंट स्ट्रेट था और गोलाई में मैग्नेटिक फील्ड था, इस बार कंडक्टर गोल हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड
स्ट्रेट आएगा सेंटर पे। तो ये जो अभी मैं बता रहा हूं सेम टू सेम, इसमें हमको कंडक्टर को इस प्रकार से होल्ड करना है, कंडक्टर को इस प्रकार से होल्ड करना है कि इस बार जो हमारा हाथ है ना, उसकी उंगलियां तो करंट की दिशा देंगी, उंगलियां क्या देंगी, करंट की दिशा, और जो हमारा थंब है वो देगा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर हम हमारे उसी राइट हैंड को इस प्रकार से होल्ड करें कि हमारी फिंगर्स जो होती हैं वो इस दिशा में हो, कर्लिंग की दिशा में हो, जिस ओर करंट है, तो करंट ऐसे हो रहा है। तो अभी आप अपने इसी स्क्रीन पे अपने इसी तरीके से हाथ को रख करके हथेली अगर इस पे रख देंगे, तो इस स्क्रीन के ऊपर आप मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर में देख रहे हो, स्क्रीन पे अगर अपना थंब रख देंगे, ऐसे चिपका देंगे थंब ऐसे, तो वो थंब पता है आपकी ओर आएगा। समझ में आ गया? अगर आप सीधा सीधा ऐसे रख देंगे ऊपर की ओर करके, तो थंब किसके ऊपर आएगा, आपकी तरफ पॉइंट करेगा, अपवर्ड्स। ठीक है, तो देखो फिंगर्स की दिशा बिल्कुल ऐसे गोलाई में ही है। फिंगर्स की दिशा कैसे होगी, गोलाई में होगी ना। तो अगर अपने फिंगर्स पे गौर करेंगे तो फिंगर जो है करंट को शो कर रही है, तो अंगूठा ऊपर की ओर आएगा, तो ऊपर की ओर आने का मतलब होगा इस लूप से करंट, इस लूप से जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है बाहर की ओर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बाहर की ओर होगा। क्या होगा, बाहर की ओर। तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स जो होगी इस कॉइल के अंदर से बाहर की ओर निकलेंगी और फिर घूम करके पीछे से वापस एंटर करेंगी। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो इधर से लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे से घूम करके चारों तरफ एंटर करेंगी ऐसे, और इधर से ऐसे घूम के एंटर करेंगी। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो अगर मैं ऐसे करंट को एंटी क्लॉकवाइज रखता हूं तो क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर से तो बाहर निकलेंगी और ऐसे अंदर घुसेंगी। ठीक, और अगर मैं करंट को उल्टा क्लॉकवाइज कर दूं तो उल्टा होगा, तो लाइन्स ऑफ फोर्स इधर से अंदर घुसेंगी और पीछे से बाहर निकलेंगी। समझ में आ गया कि नहीं, दोनों तरफ से ऐसे। तो ये क्या है, हमको सेम टू सेम लॉ है, क्योंकि करंट कैरिंग लूप में भी हमको क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दे सकता है। ठीक है, तो दोनों केस एक दूसरे के उल्टे हैं। पहले केस में अगर करंट हमारा स्ट्रेट कंडक्टर में है, तो उस अवस्था में ये जो हमारी कर्ल है, कौन सा, हमारी जो फिंगर्स का कर्ल है, ये हमको मैग्नेटिक फील्ड देगा, अंगूठा करंट देगा। और नीचे वाले केस में हमको जो फिंगर्स हैं उसका जो कर्ल है वो करंट की दिशा देगा, तो अंगूठा हमको क्या है, कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देगा। समझ में आ गया? ये था फ्लेमिंग का, ये सॉरी, ये क्या है, राइट हैंड थंब रूल या फिर पाम रूल। क्लियर है? ठीक, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आई सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ करके नोटबुक में नोट कर लेंगे। क्लियर है? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।